नमस्कार, 18 नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हुमानसी दवे और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि भारतीय बाजार में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। और आज का सेशन हमने सुबह भी आपको सतर्क किया था, एक्सपायरी का दिन है और इसी के चलते वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। बाजार की शुरुआत अच्छी हुई लेकिन कुछ ही समय में गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आए। उसके बाद मार्केट जो है काफी हद तक स्ट्रगल करता हुआ ड्यूरिंग द एंटायर सेशन दिखा। इस वक्त अगर आप देखेंगे 25,100 के इर्द गिर्द निफ्टी में कामकाज नजर आएगा। वहीं बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव है। लगभग सारे सेक्टर्स में भी इसी तरह के मूव्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिर बचे हुए 1.5 घंटे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर रखेंगे नजर। क्लोजिंग कॉल में आपको हेल्प करेंगे, नेविगेट करेंगे इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैसे प्ले आउट करना है। हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे साथ, लेकिन अभिषेक भी है हमारे साथ। और अभी आपको बता देते हैं कि यहाँ से 1.5 घंटे के लिए आपके लिए कौन से एलिमेंट्स हम लेकर आने वाले हैं। उसके बाद बाजार पर, रणनीति पर फोकस करेंगे। FNO मार्केट चेक 2:05 पर आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट में कौन से लेवल्स पर कामकाज हो रहा है, यहाँ से फर्दर क्या एंटिसिपेशंस है, इस पर बात करेंगे। 2:10 पर मार्केट एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस जो होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। ऑप्शंस के चैंपियन में ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड 2:40 पर आपके लिए पेश किया जाएगा। वही मार्केट एट 3 एक्सचेंजेस पर खबरों जो ढेर सारी खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज 3 बजे मार्केट एट 3 सेगमेंट में आपके लिए लेकर आएंगे। STBT BTST ट्रेड्स लेने की कोशिश भी होगी हमारे एक्सपर्ट्स से। और साथ ही इवेंट्स, ट्रिगर्स, रिजल्ट सीजन है, ढेर सारे इवेंट्स हैं जिन्हें हमें वॉच आउट करना है। और साथ ही बाजार की बड़ी बातों पर अगर फोकस करें, 25,123 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं इस वक्त कामकाज 100 अंकों की बिकवाली है। ऊपर इस तरह से टूटा है इंडेक्स, बेंचमार्क्स हो चाहे फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो। वॉलेटाइल मूव्स निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी हैं। परसेंटेज वाइज 0.5% डाउन ट्रेंड्स दिखेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज अगर देखें करीब 250 अंकों की गिरावट ब्रॉडर मार्केट्स में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स से उससे भी ज्यादा टूटते हुए करीब 500 अंकों की बिकवाली मिड कैप के खेमे में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 56,300 के लेवल्स। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, मेटल स्पेस की चमक फीकी पड़ती हुई, हिंदुस्तान कॉपर एंड अदर मेटल स्क्रिप्ट्स में बिकवाली का दबाव, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट हिंदुस्तान कॉपर में करीब 3% के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। सरकारी बैंक्स में भी मुनाफा वसूली कल वन ऑफ द सेक्टर या यूं कहे कि एकमात्र सेक्टर जो कि बाजार को संभाल रहा था, आज यहां से भी कमजोरी हावी हो रही है। बंधन बैंक के स्टॉक में गिरावट 3% की। और इसके अलावा नतीजों का सीजन चल रहा है तो जहां रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके इम्पैक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के पॉजिटिव, नेगेटिव रिजल्ट के नेगेटिव। इसी कड़ी में इरिडा के नतीजे आए Q2 में, नतीजे काफी अच्छे रहे। ICICI प्रूडेंशियल की भी अगर बात करें इस पर भी रखें नजर। मजबूती के साथ स्टॉक्स में ट्रेंड कामकाज देखने को मिल रहा है, तो यह है बाजार की बड़ी बातें। ठीक है, तो बाजार में हम लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं। निफ्टी इस वक्त करीब 100 अंक नीचे है और आज हमने देखा कि दिन के दौरान 25,100 का लेवल भी तोड़ा निफ्टी ने। इसके क्या मायने हैं और ऑप्शंस के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन इसके पहले फटाफट ये जान लेते हैं कि आज के जो बिग बजर्स हैं वो कौन से हैं। मानसी के पास है पूरी लिस्ट। मानसी बताइए कहां पर है आज एक्शन? जी बिल्कुल अभिषेक, स्टॉक वाइज मोमेंटम है क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है तो क्लियरली मूवमेंट स्टॉक वाइज बाजार में मिल रही है। भले ही ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का थोड़ा वीक हुआ हो आज के सत्र में, लेकिन IT सेक्टर्स में अच्छी खासी मजबूती है और नतीजे जो हैं IT सेक्टर से ही शुरुआत हुए हैं और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। IT सेक्टर में अब भी जितनी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अच्छे हैं। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, विप्रो, इन्फोसिस, इसी हफ्ते इनफैक्ट टेक महिंद्रा के आज ही नतीजे स्लेटेड है और नतीजों से पहले हम देख रहे हैं मूव्स हैं, पॉजिटिव हैं स्टॉक प्राइजेस। विप्रो, HCL टेक में भी अगर आप देखेंगे आधे से लेकर 1.5% की तेजी और टेक महिंद्रा में भी 1.5% की मजबूती आज के सत्र में नजर आ रही है। मजबूत नतीजों का असर आनंद राठी, दमदार सेट ऑफ नंबर्स थे और उसका इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में हम देख रहे हैं। खिलाड़ी स्टॉक है ये आज का, ऑलमोस्ट 7-7.5% की तेजी। और इसी लिस्ट में इरिडा को भी ऐड करना चाहिए। कंपनी की आय में 26% का इजाफा हुआ है, मुनाफा 42% बढ़ता हुआ देखा है। एब्सोल्यूट पॉजिटिव न्यूज फ्लो, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि दोनों स्टॉक्स आनंद राठी और इरिडा में इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म शेयरों में आज अच्छी खासी मजबूती है। सुबह बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर थे। लाइक्स ऑफ BSE लिमिटेड, MCX, एंजल वन, ये तमाम स्टॉक्स में बढ़िया तेजी का माहौल है। 1.5 से 2% तक की तेजी आप एंजल वन में देखेंगे। MCX के स्टॉक प्राइस में 5% तक के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज आंसरी पर भी फोकस है। थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद शिप बिल्डिंग प्लेयर्स इन पर्टिकुलर कोचिन शिपयार्ड में आज अच्छा एक्शन है, इस पर भी रखें नजर। और डिफेंस स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए, लेकिन कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक प्राइस में 2% के गेंस नजर आ रहे हैं।
कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस हफ्ते अच्छा चले हैं उस लिस्ट में ड्रीम फोक्स इस हफ्ते या यूं कहे लास्ट 5 सेशंस में अच्छा चले हैं। ड्रीम फोक्स पर नजर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में 35% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिखाए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आए हैं लैंडमार्क कार के, जिसके चलते स्टॉक में बढ़िया तेजी का मोमेंटम है। 9% तक की तेजी बिजनेस अपडेट्स जो आते हुए देखे क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी के बिजनेस को लेकर जो डेवलपमेंटल आइडियाज़ और इन अपडेट्स में बताए गए वो भी काफ़ी पॉजिटिव और कन्विक्शन भरे थे, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं 9% के गेंस के रूप में। सो ये सारे स्टॉक्स हैं। थीम्स में तो IT चल रहे हैं, एक्सचेंज एंसिलरी चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा न्यूज़ फ्लोज के चलते शिप बिल्डिंग में कोचिन शिपयार्ड और ड्रीम फोक्स और साथ ही लैंडमार्क कार जैसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन अभिषेक, अभी आप बता रहे थे इंट्राडे में ही आज काफी उथल पथल इंडेक्स में भी देखने को मिली है। 25,000 के नजदीक भी गए हम और उसके बाद एक लेवल पर कामकाज अब फंसा हुआ सब मार्केट, चाहे फिर वो ब्रॉडर मार्केट्स हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो। क्या रणनीति रखनी चाहिए फिर आज के सत्र के लिए, रिमेनिंग सेशंस के लिए? मानसी, देखिए निफ्टी में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है और ये कमजोरी मतलब इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है। एक तरफा बाजार में हमने तेजी देखी थी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ये आ रही है और चूंकि थोड़े ग्लोबल सेंटिमेंट भी वीक थे, हमने देखा ये भी था कि एफआईज ने करीब 4 दिनों के आसपास की लगातार बाइंग की थी, उस पर ब्रेक लगी थी। तो ये उसके चलते थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये ब्रेक लगा है और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स भी करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। चौतरफा आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली का माहौल है। सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स कमजोर हैं। मेटल, PSU बैंक ये सबसे ज्यादा टूटे हैं। मिड कैप के स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि दिग्गजों के मुकाबले ज्यादा गिरावट हम मिड कैप में स्मॉल कैप में देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब अगर पौने % नीचे है तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये बाजार की तस्वीर है और ग्लोबल अगर आप संकेतों को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर करीब 250 नीचे है। यूरोप की जो शुरुआत हुई है वो भी थोड़ी सी नरम हुई है, तो इसके चलते बाजार पर प्रेशर थोड़ा सा और बन रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत की बात है। बस ये है कि इंट्राडे में आज निफ्टी ने, हमने कल बताया था कि 25,200 से लेकर 25,100 एक सपोर्ट रेंज है, उस सपोर्ट को ब्रीफली ब्रेक किया था। लेकिन फिर से देख रहे हैं कि 25,100 के ऊपर जाकर ही निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। मेटल, बैंकिंग के अलावा TCS भी आज हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार हो रहा है। मेरा मानना है कि जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है बहुत ज्यादा चिंता करने की बात होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो आप आराम से 25,000 के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड कर लीजिए। अगर किसी को बाइंग करनी है, मेरा मानना है कि बाइंग भी कर सकते हैं और बस 2500 ये 1000 ये निफ्टी के लेवल पर आप नजर रखिएगा। 25,000 के ऊपर जो है निफ्टी मजबूत है, कोई वीकनेस के साइंस एज सच नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, ये हो सकता है कि रिवर्स भी हो जाए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक लगातार ये भी चला था, लगातार तेजी के बाद अब थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक में आई है। करीब 3.25 अंकों के आसपास की गिरावट है। 56,350 के आसपास हम देख रहे हैं और 12 में से 10 शेयर कमजोर हैं। आज हम देख रहे हैं कि SBI से और एक्सिस बैंक से जो दबाव है थोड़ा निफ्टी बैंक पर ज्यादा बना है। लेकिन मेरा मानना है कि कल जो मैंने लेवल बताए थे 56,200 ये निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़े तो फिर पहला साइन आएगा और 56,000 के नीचे अगर निफ्टी अगर लुढ़कता है तो मान के चलिए कि फिर कमजोरी बढ़ेगी। अदरवाइज 25,000 के ऊपर निफ्टी, 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से जो रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली मेरे कल के लेवल से उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 56,700 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए और उसके बाद जो टारगेट होगा अगला वो होगा 57,000 का। तो माहौल ठीक है। आज के गिरावट से मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर अभी भी मजबूती का है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, हल्के फुल्के कुछ ढीले थोड़े नरम से ग्लोबल संकेत हैं और उसके प्रेशर में भारतीय बाजारों को हम गिरते हुए देख रहे हैं। अदरवाइज ये अभी भी मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है और किसी की अगर तेजी की पोजीशन है 25,000 निफ्टी के लिए सपोर्ट, 56,000 निफ्टी बैंक के लिए आराम से होल्ड कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए ये है इंडेक्स पर रणनीति। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर नजर रखनी चाहिए और आज तो बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। वॉलेटाइल है आज कामकाज मार्केट में और ऑफ कोर्स एक्सपायरी का सेशन है, एंटिसिपेटेड भी थी ये वॉलेटिलिटी, लेकिन पिछले 2 सेशन से बाजार में गिरावट नजर आ रही है। पॉजिटिव मोमेंटम और ट्रिगर्स तो है हमारे पास, नतीजों के लिहाज से भी कोई ऐसे बड़े मेजर शॉक्स लगे नहीं हैं। क्या राय है, मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप?
जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल ओवरऑल अगर हम निफ्टी फ्रंट पे देखें तो हम एक कंसोलिडेशन फेज में अभी भी है कि जहाँ पे जब भी अप मूव्स आ रहे हैं तो हाई लेवल से 25,400 25,300 के आसपास जब भी निफ्टी आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। लेकिन नो एक अच्छा सपोर्ट बेस भी हमने लोअर लेवल्स पे बनाया है और स्पेशली इस बार जो लीडरशिप पिछले 15 दिनों में देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस से काफी अच्छी लीडरशिप हमें देखने मिली है कि जहाँ पे ऑल्दो निफ्टी में कंसोलिडेशन के साइंस है बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म हुए हैं। सो हमें लग रहा है कि इंडेक्स फ्रंट पे एक बाय एंड डिप्स की रणनीति ही रखनी चाहिए कि जहाँ पे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड खराब नहीं है, जब भी ऐसे करेक्शंस आते हैं मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। 25,000 ये एक 25,000 से 24,950 आइडियली ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट्स के लिए जो करंट लेवल से ज्यादा नहीं बट 100 सवा 100 पॉइंट दूर है। सो अगर इन केस निफ्टी में ट्रेड करना है तो जब अगर ये रेंज में थोड़ा सा और नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में डिप मिलता है 25,000 के आसपास तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस फेवरेबल बनेंगे वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। तो डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है हमें कंसोलिडेशन फेज में, तो कंसोलिडेशन में जब भी सपोर्ट्स के आसपास आता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और विद इन द इंडाइसिस हमें लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो बैंकिंग स्पेस ज्यादा बैंक निफ्टी इंडेक्स ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि एक 200 दिन के मूविंग एवरेज सब के आसपास सपोर्ट बेस बना के ऑलरेडी एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो निफ्टी में अब तक नहीं दिखा है बट बैंक निफ्टी में वो फॉर्म होना नो पिछले 2 हफ्ते से शुरुआत हो चुकी है। सो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी का बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म ज्यादा बैंक निफ्टी करेगा। तो इंडेक्स बेस्ड ट्रेडर्स को सेम बाय ऑन डिप्स की रणनीति की सलाह रहेगी बट बैंकिंग स्पेस पे ज्यादा ध्यान रखे तो आई थिंक रिटर्न्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। बैंकिंग को लेकर भरोसा ज़्यादा है रुचि जी का, और निफ्टी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर 25,000 के आसपास अगर मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। कंसोलिडेशन बाजार में हम देख रहे हैं, लेकिन 25,000 के लेवल अगर मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। हमने भी यही कहा कि ये बाय एंड डिप्स का ही बाजार है। और आज की जो गिरावट है मतलब एक वजह ये भी हो सकती है कि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो होता है, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट होता है, थोड़ी पोजीशन चेंज होती हैं। लेकिन रुचि जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदना है अभी? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो अभिषेक जी 2 स्टॉक्स है जो हमें शॉर्ट टर्म के नज़रिए से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक तो स्विगी है, जो अगर आप देखेंगे तो आज के फॉल में भी पूरे दिन में ये स्टॉक में कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा है। सो जब मार्केट में फॉल हो रहा है या ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। सेकंडली आप अगर पिछले 2 महीने में देखेंगे तो स्टॉक में जब भी डिप आके अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और वो सपोर्ट ब्रेस नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि रिसेंट करेक्शन के बाद हो चुका है। और अब सेक्टरल में भी देखेगा तो इटर्नल में भी हमने काफी अच्छी तेजी रिसेंटली देखी है। सो आई थिंक एक तो सेक्टरल मूव है कि नो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में न्यू एज के स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है, जिसमें स्विगी में एक सपोर्ट बेस बन चुका है। तो करंट लेवल से 424 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 460 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और जो हमने बैंकिंग की बात की कि बैंकिंग में एक आउट परफॉर्मेंस है उसमें क्लियर पीएसयू बैंक्स अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 हफ्तों में वहां पे मूव ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस हमें लग रहा है कि ये अप ट्रेंड अभी भी आगे कंटिन्यूड रहेगा। हाँ, बीच बीच में आपको छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग दिखेंगे बट वो प्रॉफिट बुकिंग जो भी आ रही है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। पीएनबी विद इन दिस स्पेस हमें टेक्निकली अच्छा लग रहा है क्योंकि वीकली चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। वो भी वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली ये स्टॉक में बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे जो आज की जो पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी डिप आई है, वहां पे दूसरी चीज आप देखेंगे तो जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पे कोई सेलिंग बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग नहीं हो रही है। सो एक क्लियर पुल बैक मूव्स है। तो पीएनबी में आई थिंक ये पुल बैक का एडवांटेज लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे 110 के स्टॉप लॉस है और एक बार ये मोमेंटम रिज्यूम होता है तो 125 के टारगेट्स पीएनबी में आ सकते हैं। स्विगी को चुना है रुचि जी ने, और इसके अलावा पीएनबी को चुना है। पीएनबी के लिए जो टारगेट है वो है 125 रुपये का, 115 रुपये के आसपास के भाव हैं। तो ये दो शेयर और दोनों के दोनों तेजी के ही सौदे चुने हैं रुचि जी ने। पी लेटर वाला जरा एक और शेयर लेकर आइए, उस पर भी व्यू लेते हैं रुचि जी से, और वो है पीवीआर का। छोटी छोटी तेजी हो रही है पीवीआर में धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि आज फिर से भाव इसका 1100 रुपये के ऊपर आया है। पीवीआर में कोई मौके बन रहे रुचि जी, क्या करना चाहिए शेयर में? काफी समय से अभिषेक जी स्टॉक का एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है बट वो कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो अब तक हुआ नहीं है। सो आई थिंक एक नो राउंडिंग पैटर्न ये स्टॉक ने बनाया है। और अगर आप नो जो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने तेजी का समय भी देखा था उसमें भी देखेंगे तो स्टॉक जब भी 1150 के आसपास आया तो वहां पे सेलिंग प्रेशर काफी शार्प फेस हुआ है।
सो हमें लग रहा है कि बेटर है कि थोड़ा वेट करते हैं ब्रेकआउट के आने देने का। 1150 1160 का लेवल्स अगर आगे चल के सरपास होता है तो उसके बाद ही ये स्टॉक में कोई नो ट्रेंडेड फेज के लिए नो सेटअप्स बनेंगे। अदरवाइज ये 1150 1050 ये 100 रुपए की रेंज जो स्टॉक ने बनाई है लगभग उसी रेंज में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन और कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक राय और टेक इस वक्त पीवीआर आइनॉक्स पर मिलता हुआ वेट एंड वॉच 1109 के लेवल्स पर कामकाज फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट में वॉलेटाइल ट्रेंड्स टुवर्ड्स डाउनसाइड, क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से? जो आज के जो ट्रेड है मैंने बाई और सेल दोनों साइड रेकमेंड करने का सोचा है। सबसे पहले मैं बाई रिकमेंडेशन की बात करूंगा तो मुझे श्रीराम फाइनेंस में एक अपसाइड का ब्रेक। लक्ष्मीकांत जी, फिर से आपसे जुड़ेंगे हम। टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। फिर से एक बार जुड़ेंगे, फिर आपके क्लोजिंग ट्रेड्स हम जानते हैं। लेकिन इस बीच रुचित इरिडा के स्टॉक प्राइस पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। करीब 3-3.5% के गेंस इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना अच्छे नतीजे आए हैं। हर लिहाज से नंबर, हर पैरामीटर पर काफ़ी पॉजिटिव है, जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में आज के सत्र में नजर आ रहा है। 155 के लेवल्स हैं। नतीजों की अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू के फ्रंट पर 26%, मुनाफे के फ्रंट पर 42% के गेंस नजर आए हैं। रिजल्ट का तो इम्पैक्ट है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर क्या कोई पॉजिटिविटी यहाँ से फर्दर अपसाइड आप एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर वेट एंड वॉच का नजरिया होगा? काफी बीटन डाउन स्टॉक ऑलरेडी है। हमने लास्ट एक साल में कोई भी एक अप ट्रेंड ये स्टॉक में नहीं देखा है और इनफैक्ट हाई लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। बट एक शॉर्ट टर्म के पुल बैक मूव डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि नतीजों के पहले ही स्टॉक का प्राइस वाइज करेक्शन बता चुका है। 200 दिन का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस 165 के आसपास प्लेस्ड है। सो लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो उसके ऊपर क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर कुछ ट्रेंड मेजर ट्रेंड चेंज होगा। बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव वो 200 डीएमए तक रह सकता है स्टॉक में, जो 164 165 के आसपास रहे। तो ये एक राय इरिडा के स्टॉक प्राइस पर फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है। इस बीच लैंडमार्क कार्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। स्टॉक में बढ़िया एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है और ये एक्शन के पीछे की वजह है कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स और अच्छे पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट्स, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में बढ़िया मजबूती है। रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड लेवल्स पर जाती हुई दिखी हैं। क्वार्टरली अपडेट्स की अगर बात करें Q2 FY26 की, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लियरली बाकी बिजनेसेस की भी अगर बात करें, बिजनेस सेगमेंट्स और ज्योग्राफिकली इनके बिजनेस ग्रोथ की बात करें, काफ़ी अच्छा एक्शन क्वार्टरली अपडेट्स में बताया गया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी है। सेल्स हाईएस्ट एवर कंपनी ने पोस्ट की है इस बार। लैंडमार्क कार्स पर क्या टेक होगा रुचित आपका? 10% एज वी स्पीक, अप मूव 639 640 के लेवल्स। इनफैक्ट सिर्फ प्राइस अप मूव्स ही नहीं है, आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो अपने डेली एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स इस स्टॉक में हुए हैं। सो ये काफी अच्छी साइंस है और 680 से 700 तक की टारगेट लेवल्स ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में टेक्निकली दिख रहा है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है उसके हिसाब से आ सकता है। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है स्टॉक का। आज का जो गैप अप हुआ है स्टॉक, उसके पहले भी देखेंगे तो 50 दिन के मूविंग एवरेज फिलहाल अभी तक एक अच्छा सपोर्ट एक्ट हुआ है। सो जो 580 के अराउंड है, सो 580 600 सपोर्ट रहेगा। ये लेवल्स इंटैक्ट है, तब तक 680 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। राय पॉजिटिविटी है और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे बरकरार रखने की राय एडवाइस फिलहाल मिलती हुई। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बाजार पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में हम देख रहे हैं कि बाजार की गिरावट जस की तस से कोई खास रिकवरी आ नहीं रही है। निफ्टी करीब 110 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं और सारे के सारे जो सेक्टर इंडेक्स हैं वो लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। इंडिया विक्स से करीब 4% ऊपर 11.5 के आसपास।
एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है। अगर एक शेयर अगर चढ़ रहा है तो उसके मुकाबले 3 से ज़्यादा शेयर आज बाजार में गिरावट का शिकार हो रहे हैं और मिड कैप में, स्मॉल कैप में निफ्टी बैंक के मुकाबले लगभग डबल प्रतिशत के लिहाज से दुगनी गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी नज़र कहाँ पर गई है और उनकी तरफ से क्या ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। बताइए, क्या ट्रेड अभी लेना है? तेजी के सौदे आपके पास हैं या फिर बाजार का माहौल देखकर एक आध मंदी का भी आप ट्रेड लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी बिल्कुल, बाजार का माहौल देखने के बाद हमने एक तेजी और एक मंदी दोनों ही सौदे ऐड किए हैं। सबसे पहले मैं बाय रिकमेंडेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन श्रीराम फाइनेंस है। यहाँ पर मुझे एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू डेली के चार्ट्स पर देखने को मिला है और अभी भी प्राइजेस स्टेबल हैं, ऐसी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक श्रीराम फाइनेंस 655 के ऊपर ट्रेड करते हैं तब तक हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड 715 तक देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे हम श्रीराम फाइनेंस को बाय करके चल सकते हैं। 655 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड के जो टारगेट है वो 715 के हैं। दूसरा मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो है सीमेंस। सो सीमेंस में मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बेरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और अभी भी जो प्राइजेस हैं वो अपने सभी की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। कल जो जिस तरीके का फॉर्मेशन हुए तो गिरावट देखने को मिली थी, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हमें 3200 का स्टॉप लॉस लेकर चलना है और जो हमारे डाउन साइड के जो टारगेट है वो आ रहे हैं लगभग 2900 के आसपास। ठीक है, सीमेंस में 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाइंग देख रहे थे, लेकिन जो रणनीति है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से वो सेल साइड की है। 2900 के टारगेट होंगे और 3200 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो एक बाय और एक सेल की रणनीति है आपके लिए। लेकिन चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। राजेश जी, पहले तो एक क्लैरिटी मुझे चाहिए, आपके जो फर्म का नाम है इसको हम ओम कैपिटल बोलें या फिर एयूएम कैपिटल बोलें, क्या बोलें इसको सर, आप क्या कहते हैं? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार मानसी जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपको, आपकी पूरी टीम को और पैनल में जो लोग भी हैं या दर्शक हैं सबको हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली उम्मीदों वाली बहुत शुक्रिया सर। पिछले 1 साल से कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई है निवेशकों की, तो ये दिवाली बहुत उम्मीदों वाली है। लगता है ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि आए, ये इसी उम्मीद के साथ। और जहां तक हमारी कंपनी ओम कैपिटल का नाम का सवाल है, उसे ओम कैपिटल ही कहते हैं, बट कुछ लोग एयूएम कैपिटल भी कहते हैं, बट ये एक्चुअली में ओम कैपिटल ही है। नहीं, मेरे मन में सर सवाल था। अच्छा, मैं कई बार सोच रहा था और हमने तो एयूएम कहा भी कई बार भी, आपने चूंकि एतराज किया नहीं तो फिर हम कहते चले गए। फिर मेरे मन में एक दिन खटका कि नहीं शायद ये ओम होगा, फिर हमने सोचा कि नहीं आपसे पूछ ही लेते हैं आज। एक्चुअली ये दोनों ही चलते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कुछ वैसे कहते हैं, बट है ओम कैपिटल ही। ठीक है, ओम कैपिटल है। आज से सर हम सबको बोल भी देते हैं कि नहीं ओम कैपिटल ही कहें, इतना अगर खूबसूरत नाम है फिर हम अंग्रेजी के पीछे क्यों जाए, एयूएम क्यों बोलें। ठीक है, एयूएम से थोड़ा और भी सेंस निकल जाते हैं। एक शेयर के बारे में राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे, डिक्सन टेक। हम देख रहे हैं कि 2 दिन में शेयर करीब 1000 रुपये टूट गया और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की आज लिस्टिंग हो गई, बम्पर लिस्टिंग। तो इसी स्पेस में एक और दमदार विकल्प ऐसा आ गया जहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं वैल्यूएशंस थोड़े से अभी भी रीजनेबल हैं। आप कैसे देख रहे हैं डिक्सन की चाल को? और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि शायद आईपीओ में लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, जिन्होंने अप्लाई किया भी तो सबको लगा नहीं होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन इतना हाई था। अभी क्या करना है, आपकी राय क्या है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को लेकर? देखिए अभिषेक जी, अगर एक एक करके लिया जाए तो मैं समझता हूँ डिक्सन नो डाउट एक बहुत अच्छी कंपनी है और ईएमएस स्पेस में अच्छा कामकाज कर रही है। नए ऑर्डर्स उनके आ रहे हैं, नए टाइप्स, नोटबुक, मोबाइल्स सभी में बने हुए हैं। लेकिन जहां मैं वैल्यूएशन पे नजर डालता हूँ तो 3 डिजिट की पी में मेरा थोड़ा सा कंफर्ट डगमगाने लगता है। तो इस वक्त नई खरीदारी की सलाह हम इसमें नहीं दे रहे हैं।
किसी के पास है वो बना रह सकता है, या किसी कारण से स्टॉक करेक्ट करता है तो वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जहाँ तक एलजी की बात है, कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक अच्छा ब्रांड है जो कि करीब-करीब 3 दशक से भारतीय घरों में है। कुछ नए लॉन्चेस ऐसे हुए जो कंपनी ने पहली बार खुद ही किए, जैसे कि स्मार्ट टीवी हो या 4000 ओएलईडी टीवी हो। पेरेंट की आर&डी की वजह से इनकी अच्छी बढ़त बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, करीब-करीब $600 मिलियन का श्री सिटी में एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और अगर मोबाइल फ़ोन को छोड़ दिया जाए और दूसरे कंज्यूमर गुड्स में देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी कही जा सकती है। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, इन लेवल्स पे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा रुकना चाहिए, क्योंकि आज लिस्टिंग के दिन ही 50-60% बढ़ गया। तो इस वक़्त नई खरीदारी वालों के लिए थोड़ा रुकना उचित रहेगा। हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 6 से 9 महीने में 1820-1825 के टारगेट दिखा सकता है। तो जिनके पास है वो बने रहें, और जो नई खरीदारी करना चाहते हैं वो थोड़ा-सा करेक्शन का इंतज़ार करें। ठीक है, 1800-1825 के लेवल दिखा सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जिनको नई खरीद करनी है आप डिप्स पर खरीदिए इसको। थोड़ा डिप तो आया है, 1710 रुपये के आसपास की लिस्टिंग है, 1721 रुपये तक भाव गया, और ये देखिए फिलहाल 1657 रुपये के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक शेयर जरा भाव स्क्रीन पर आप लेकर आइए, वो है आरबीएल बैंक का। आज हमने देखा इंट्राडे में करीब 300 रुपये के आसपास तक गया, लेकिन एक शार्प एक नी जर्क रिएक्शन इसमें हम देख रहे हैं आरबीएल बैंक में, और ये सारे के सारे गेंस हो गए फिजल आउट और बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए अचानक से ये शेयर गिरा है। खबरें आ रही थी कि एनबीडी एमिरेट्स और इनके प्रमोटर के बीच जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज में चल रही है, कि ये वो हिस्सा खरीदने वाले हैं। क्या इसमें कोई नेगेटिव कोई डेवलपमेंट बन रहा है, ज़रा इस पर हम नज़र डालेंगे, क्योंकि जो गेंस है वो इरोड हो गए हैं। इस पर हमारी नज़र आगे रहेगी, कुछ और हम डिटेल से जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, आज हम देखेंगे कि टेक महिंद्रा के नतीजों पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। किस तरह के नंबर्स आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि टीसीएस के नंबर फिर ठीक ठाक थे, उसके बाद एचसीएल टेक के भी नंबर ठीक ठाक ही आए। टेक महिंद्रा से क्या उम्मीदें हैं, मानसी के पास है जानकारी इसकी अनुमान को लेकर। मानसी बताइए कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं इस कंपनी से? बिल्कुल अभिषेक, देखिए टेक महिंद्रा से अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशंस हैं, और रिजल्ट सीजन में टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। सो आईटी सेक्टर की शुरुआत तो अच्छी हुई है अर्निंग्स के लिहाज से। अब टेक महिंद्रा इन पर्टिकुलर अगर बात करें, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ नजर आ सकती है। ऑफकोर्स डिसेंट डील विंस नजर आए थे, जिसके दम पर इस तरह की ग्रोथ रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। मार्जिन के फ्रंट पर अगर आप देखें, एक्सपेक्टेड है 50 बेसिस पॉइंट्स के अपसर्ज तो एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन पर दिख ही जाएंगे। 11.6 टू 11.7% के मार्जिन के फिगर हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। इन्हीं लेवल्स के आसपास पिछली तिमाही में भी मार्जिन थे, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स का अप मूव नजर आ सकता है। और ये मार्जिन एड, इसके पीछे की वजह की अगर बात करें, लोअर सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट है, SG&A एफिशिएंसीज हैं, और एग्जिट मार्जिन जो कि FY26 में बिल्ट इन किया गया था 13% का। ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते मार्जिन में एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। सेगमेंटल आउटलुक की अगर मैं बात करूं, आईटी स्पेस के लिए सेगमेंट वाइज आउटलुक कैसा नजर आता है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। BFSI और रिटेल स्पेस से ग्रोथ ड्राइवर्स नजर आते हुए दिखेंगे, एटलीस्ट ये दोनों सेगमेंट। म्यूटेड परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन स्पेस से एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं, और वीकर सेगमेंट्स जो हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन, वहाँ पर अर्ली साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन नजर आ रहे हैं, यानी कि स्लो एंड इवेंचुअल वहाँ पर भी ग्रोथ देखने मिलेगी ज़रूर, लेकिन एट प्रेजेंट ग्रोथ ड्राइवर्स BFSI और रिटेल सेगमेंट रहेंगे। TCV की अगर बात करें, मैनेजमेंट सोच रही है, एक्सपेक्ट कर रही है सस्टेनेबल TCV बेसलाइन, और कुछ तमाम चीज़ें जिसको खासतौर से नज़र रखनी चाहिए जब नतीजे आएंगे। एक तो मैनेजमेंट कमेंट्री डील विंस को लेकर क्या है, मार्जिन गेन्स ट्रैजेक्टरी पर मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई बयान आता है तो उस पर नजर रखेंगे। TCS और HCL टेक के नतीजों से हमने देखा कि कंपनीज जो हैं वो नए डेवलपमेंटल मूव्स जो है वो अनाउंस कर रही है अपने रिजल्ट्स में, जैसे AI में आगे बढ़ना है या फिर नए एक्विजिशन की बात हो गई। तो इस तरह की अगर कोई कमेंट्री आती है, अनाउंसमेंट आता है, तो इस पर भी नजर रहेगी, और डील TCV ट्रेंड्स पर भी। ऑल इन ऑल रेवेन्यू के फ्रंट पर 3% की बढ़त एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं हम। कामकाजी मुनाफा करीब
करीब 9% बढ़ सकता है। मुनाफे में 13% की बढ़त रहेगी और मार्जिन इंटैक्ट रह सकते हैं। ये अनुमान हम टेक महिंद्रा के लगाकर चल रहे हैं। इस बीच हमारी पैनल पर राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। आइए उनका भी स्वागत करें, उनसे समझते हैं उनके ट्रेडिंग आइडियाज और टेक महिंद्रा पर भी एक आउटलुक समझ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। टेक महिंद्रा नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं सेक्टर में भी मूव है, स्टॉक में भी एक मूव नजर आ रहा है। इस पर भी अपनी राय दीजिए और साथ ही अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टेक महिंद्रा में एक लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है। स्टॉक का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी अभी भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्टॉक में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखे। बट हमें लगता है कि जो पुल बैक बना है यहाँ पे 1505 1510 के आसपास इसके मेजर रेजिस्टेंस जोन बने हुए। अगर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन बन सकती है और देन स्टॉक में 1550 तक की अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अभी यहाँ पे 1460 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। अब ट्रेड में हमें यहाँ पे जो पसंद आ रहे हैं स्टॉक, दोनों स्टॉक बाय साइड के हैं। पहला स्टॉक सोना कॉम, सोना बीएल, ये स्टॉक हमें पसंद आ, BLW ये हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हमें लगता है एक बड़े करेक्शन के बाद जिस तरीके से सोना BLW में एक रिवर्सल के साइन बने हैं, ये स्टॉक में 470 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 445 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो बैंकिंग क्षेत्र से, उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक। ये स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है और अगर डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट ये 7th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट में एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर होते हुए दिखा है प्रीवियस वीक में। तो हमें लगता है फेडरल बैंक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा एंड देन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 223 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 210 के आसपास। ये कट्टे किस वक्त हमें मिलता हुआ नजरिया फेडरल बैंक पर 223 के टारगेट्स को मानकर चले 0.5% के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी नजर रखेंगे। ठीक, HCL, टेक महिंद्रा और TCS के नतीजों के साथ साथ परसिस्टेंट के भी नंबर्स राजेश जी आज आने वाले हैं। इन नंबर्स पर भी फोकस है। परसिस्टेंट के साथ साथ फिर इसी हफ्ते इन्फोसिस, विप्रो के भी नंबर्स पर फोकस रहेगा। IT सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा जरूर है। मिड कैप IT प्लेस पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर इन्फोसिस, विप्रो नतीजों से ठीक पहले अगर कोई राय है तो दीजिए। तो बिल्कुल देखिए, IT सेक्टर में बेलवेदर TCS के नंबर के बाद भी अगर हम देखें तो सारे IT स्टॉक्स अभी भी स्टेबल है और सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स की बात करें तो प्रीवियस स्विंग लो अभी भी किसी ने नहीं तोड़ा है। तो ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होने के साइन, यहाँ पे अर्ली साइन जिसको हम बोल सकते हैं, आते हुए दिख रहे। हालांकि अभी ये कह पाना कि ये बॉटम आउट हो गए ये मुश्किल है, बट अगर प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटते इसका मतलब ये है कि सारी जो भी सप्लाई प्रेशर है, जो भी नेगेटिविटी अर्निंग्स में आते हुए दिख रही है या जो कॉशियस स्टैंस है वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर कुछ और हफ्ते ये स्टॉक्स, लार्ज कैप IT स्टॉक्स, अगर प्रीवियस स्विंग लो जो पुराने लो बने थे स्टॉक में पिछले महीनों में, 1-2 महीनों में, अगर वो नहीं टूटते तो कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट होते हुए दिखेंगे एंड देन एक बाइंग एक्शन यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख सकता है। लार्ज कैप IT में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जब तक ये 1520 का ब्रेकआउट नहीं करता है थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा 1470 से 1520 की रेंज में। हालांकि हमें लगता है कि मिड कैप IT स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर हमें पसंद है और जिस तरीके के इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे एक अच्छी तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। 1725 1730 इमीडिएट हर्डल है, अगर ये लेवल क्रॉस होते तो फिर 1770 तक की चाल कोफोर्ज बनाते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 1680 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और कोफोर्ज में हमें लगता है कि एक मूव बनते हुए दिख सकता है।
एब्सोल्युटली। तो चलिए आप मूव नजर आ सकता है 1702 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज फिलहाल। मिड कैप आईटी प्लेस पर भी नजर रखेंगे, लार्जर आईटी भी। रिजल्ट आईटी के साथ ही शुरुआत हुई है, आईटी सेक्टर के साथ ही, और इसी हफ्ते ढेर सारी आईटी कंपनियां, लार्जर आईटी प्लेयर्स और छोटी मझौली आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स है जिस पर नजर हमें रखनी चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, लक्ष्मीकांत जी, रुचित जी और राजेश जी से बातचीत जारी रहेगी। फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और हम बाजार में देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही है। हालांकि निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। इस वक्त निफ्टी आप देखेंगे करीब 55-56 अंकों के आसपास की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई है। हालांकि अगर आप दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक इस वक्त आपको 160 अंकों की कमजोरी पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। करीब 0.25% के आसपास की नरमी पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ शेयरों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मेटल के अलावा हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस पर भी प्रेशर आ रहा है। बजाज फाइनेंस करीब 2% की गिरावट के साथ ही निफ्टी का टॉप लूजर है। राजेश पालविया जी, आपसे जानना चाहेंगे बजाज फाइनेंस क्या और ये शेयर आपको कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है या फिर ये अपॉर्चुनिटी है 1000 रुपए के आसपास शेयर को बाय करने का? बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है, और जिस तरीके से स्टॉक सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनाते हुए दिखा है, तो हमें लगता है ये छोटी मोटी गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। ऑन द डाउन साइड 980 इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया है। जब तक ये स्टॉक 980 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश साइड पे ही रहेगा। तो डिप्स में बाय करने की सलाह। 980 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट है, तो हमें लगता है 1000 के आसपास मिलता है तो वहां बाय करें। 980 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में 1045 का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में एक अच्छी अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो इमीडिएट टारगेट 1045 का होगा। डिप्स में बाय करने की सलाह है। ठीक है, डिप्स में बाय करने की सलाह है। 1045 के टारगेट होंगे बजाज फाइनेंस के लिए। लेकिन थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आरबीएल बैंक के शेयर ने अपनी पूरी की पूरी दिन की तेजी गंवा दी। उसकी देखिए जो जानकारी है स्क्रीन पर आ गई है। एमिरेट्स एनबीडी की तरफ से हिस्सेदारी खरीदने को लेकर जानकारी नहीं है, ऐसा आरबीएल बैंक ने कहा है। ये क्लैरिटी आ गई, मतलब अभी उसे ये डिनाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बैंक की तरफ से ऐसी कोई जानकारी एक्सचेंज को भी दी नहीं गई है। तो इसका मतलब कि जो भी खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही हैं, वो कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है कि ये खबरें आई, खबरें मीडिया में रिपोर्ट हुई और उसके बाद बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, ये इसमें कोई दम नहीं है। और हमने देखा कि एक झटका लगा, आरबीएल बैंक का शेयर 289 रुपए तक गिरा, फिर रिकवर करके 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये स्थिति है। हालांकि अभी भी 52 हफ्ते के निचले 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर अब ये आरबीएल बैंक का शेयर कारोबार कर रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आरबीएल बैंक ने कमा के दिए हैं। इसको पहले आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बाद में नाम इनका चेंज हो गया, आरबीएल बैंक हो गया जब लिस्ट हुई। तो राजेश जी, आपसे एक फंडामेंटल व्यू चाहिए शेयर को लेकर। आरबीएल बैंक ने पैसे अच्छे बना के दिए हैं, अब ये जब खबर आएगी तो आएगी, शायद बैंक चाहता नहीं है कि अब ये इन चीजों को लेकर स्पेकुलेट किया जाए। आप इस पर क्या राय देंगे? आरबीएल बैंक आपको लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और शेयर अभी और चलेगा? दो बार देखें तो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा सुधार आया है। एक बड़ा अकाउंट इनका एनपीए हो गया था पिछले 1-2 साल पहले, उसके प्रभाव के कारण से बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब चीजें पीछे छूट गई है, हल्के हल्के सुधार आ रहे हैं और इन वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा कुछ खराबी नजर नहीं आ रही, अनलेस कि अनटिल कि आगे आने वाले दिनों में कोई बहुत ज्यादा एनपीए वगैरह बढ़ते हुए नजर आए। तो इन वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ कि किसी की रिस्क कैपिटाइट अच्छी हो तो एक छोटा एक्सपोजर इसमें लिया जा सकता है 325-330 के टारगेट के। आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू है राजेश जी की ओर से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों को लेकर जरा व्यू लेते हैं। एक और शेयर है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मूव है, बाजार कमजोर है लेकिन एमसीएक्स के शेयर की जो तेजी है वो लगातार बढ़ रही है और आज इसने नया हाई भी बनाया है एमसीएक्स ने। और जो इसके लिए टारगेट है हम देख रहे हैं कि अब निकल के आ रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से 10,000 रुपए का। दरअसल सोने और चांदी में जो तूफानी रफ्तार बनी उसके बाद एमसीएक्स ने भी अपनी उड़ान को बढ़ाया है
और 9,456 यहाँ तक ये शेयर पहुंच गया। आपको बता दें कि जो टोटल जो नेशनल वॉल्यूम है उसमें सोने और चांदी का जो हिस्सा है वो 60% पर है और सोना चांदी लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब नो ब्रेनर, बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, एमसीएक्स को इससे ट्रिगर मिल रहा है। और बाकी जो इन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन किए हैं, उससे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट पाइपलाइन काफ़ी मजबूत है, इससे भी सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को। एमसीएक्स पर राजेश जी एक टेक्निकल व्यू आपसे चाहिए। यहाँ से आप क्या टारगेट देख रहे हैं एमसीएक्स को लेकर? हालांकि रिटेल देखिए अब 10,000 रुपए के शेयर में क्या ही एक्टिव होगा, लेकिन फिर भी जरा बताइए कि कहां तक आप जाता हुआ देख रहे हैं शेयर को? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिखा और जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा अपमूव बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, यहाँ पे नए निवेशक, नए ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कमोडिटी में बढ़ते हुए दिखा और काफ़ी कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिट तो एमसीएक्स को जरूर होते हुए दिखा, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़े वॉल्यूम एक्सचेंज पे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर में या कमोडिटी में होते हुए दिखते हैं। एमसीएक्स का जो ब्रेकआउट बना है वीकली चार्ट पे, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है और हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, जब तक ये 9,000 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 9,800 की तरफ। अगला टारगेट 9,800 की तरफ बढ़ेगा। एमसीएक्स बढ़िया तेजी, आज वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा चढ़ने वाला अगर आप शेयर देखेंगे वैसे अगर मतलब, तो वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि जो भाव था इसका आईपीओ का, उससे 50% ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई, 50% के प्रीमियम पर, यानी कि लिस्टिंग पर ही शेयर हो गया 1.5 गुना, क्योंकि 54 गुना धमाकेदार सब्सक्रिप्शन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला था और उसके बाद इस तरह की लिस्टिंग की उम्मीद हम करके चल रहे थे। हालांकि अनुमान से बेहतर लिस्टिंग हुई है, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि 30% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग के जरा कुछ आंकड़ों को समझते हैं कि किस तरह की लिस्टिंग हुई है। और एक और चीज कि पहले हमने देखा था कि जो लिस्टेड पीयर्स हैं, जो कि लिस्टेड बाकी कंपनीज हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनके मुकाबले इसका वैल्यूएशन काफी कम था। तो लिस्टिंग के बाद वो वैल्यूएशन गैप कितना ब्रिज हो गया है, ये सारी चीजें समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, एक दमदार लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड, हालांकि हम ये भी कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा ही लिस्टिंग इसकी अच्छी हुई है। जरा बताइए लिस्टिंग की डिटेल्स क्या है और अब वैल्यूएशन इसका कहां पहुंच गया है इसके जो प्रतिस्पर्धा वाली बाकी कंपनीज हैं उनके मुकाबले? जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं और बात करते हैं सबसे नए लिस्टिंग के बारे में। आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का जो लिस्टिंग हुआ है, उम्मीद से कहीं बेहतर लिस्टिंग देखा है और प्रीमियम मार्केट में जी उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा लिस्ट करेगा, बट ये तो सबकी उम्मीद से बेटर हुआ है। 50% ज़्यादा का प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हुआ है एनएसई और बीएसई पर। याद रखिएगा आईपीओ की साइज़ थी 11,607 करोड़ रुपए और इसको 54 गुना का धमाकेदार सब्सक्रिप्शन भी मिला था। 10,000 करोड़ से बड़े आईपीओ में लिस्टिंग पर सबसे शानदार रिटर्न आज तक एलजी का रहा है और आईपीओ के लिए 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिकॉर्ड बोलियां भी दिखी थी हमें, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था एलजी आईपीओ के बारे में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी लिस्टेड कंपनी के साथ इसकी तुलना करें तो वैल्यूएशन के दम पर ये सस्ता है। आइए देखते हैं कि पेयर के साथ, अपने पेयर्स के साथ, दूसरे लिस्टेड कंपनीज के साथ उनके क्षेत्र में ये कैसे कंपेयर होते हैं। इनका FY26 प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन लेंगे तो एलजी इंडिया है 40 टाइम्स, हैवेल्स के बारे में बात करें तो 57 टाइम्स, ब्लू स्टार 59, वर्लपूल 44, वोल्टास 48 टाइम्स और सिम्फनी भी है जो 27 टाइम्स है। पर सिम्फनी थोड़ी सी छोटी कंपनी है और वो एयर कूलर्स में डील करती है, एयर कंडीशनर्स नहीं बनाती, एसी नहीं बनाती, तो सिम्फनी को छोड़ देंगे। वोल्टास सबसे महंगा है 48 टाइम्स पर और इन सब के बीच में नया लिस्टेड एलजी इंडिया अभी भी लिस्टिंग गेन्स के बाद भी सस्ता है 40 टाइम पर। तो ये था एलजी आईपीओ के बारे में सारी खबरें और धमाकेदार लिस्टिंग आज हमने देखी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ की एनएसई और बीएसई दोनों पर। तो ये बिल्कुल देखिए आंकड़े आपके सामने हैं और जो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो आईपीओ हैं, सबसे बेहतरीन लिस्टिंग पर परफॉर्मेंस एलजी ने करके दी है और उसकी वजह ये थी कि वैल्यूएशंस थे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और इस धमाकेदार लिस्टिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी वैल्यूएशन के मामले में बाकी कंपनीज के मुकाबले आपको ये शेयर बेहतर दिखाई देगा। तो बेहतरीन लिस्टिंग, थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है, अब जिसको एंट्री करनी है कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का नज़रिया इस पर यही है, राजेश जी ने यही कहा कि थोड़ा नीचे आ जाए
तो आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, 1800 के टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं और देखते हैं कि वहां तक ये शेयर कब पहुंच जाता है। 45% ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, 50% के ऊपर लिस्टिंग के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, कुछ और बेहतरीन ट्रेड, कुछ और बढ़िया शेयरों पर फंडामेंटल व्यू हम राजेश जी से लेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। थे आपका फिर से ईटी न्यूज़ स्वदेश पर ब्रेक के बाद, और निफ्टी की जो गिरावट है 60 अंकों की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो पॉइंट के लिहाज से थोड़ा सा मतलब डबल 120 पॉइंट के आसपास की हम गिरावट निफ्टी बैंक में देख रहे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमजोर है। 700 शेयर अगर ऊपर है तो 2100 से ज्यादा शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटी में टीसीएस कमजोर है। टाटा ग्रुप में अगर आप देखेंगे, टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा स्टील में भी आज के सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन में आज सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। आज अब देखिए एचयूएल में थोड़ी सी तेजी है। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बाइंग हो रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये देखिए जीएसटी कट का इतना बड़ा रिफॉर्म आया और बाजार ने धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, लेकिन ये एफएमसीजी वाले शेयर चले नहीं, इन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया और ये भी कहा जा रहा था कि नहीं इस पर खास असर पड़ना भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि लोग कोई चीज़ सस्ती हो तो दो टूथपेस्ट लेके आ जाएं, 2 साबुन खरीद लें, वो तो ज़रूरत के हिसाब से आ जाएंगे। आप ज़रा बताएंगे कि ये कंजम्पशन में एफएमसीजी पैक आपको कैसा लग रहा है, और कोई अगर शेयर अच्छा लग रहा है सर आप उसका भी नाम लीजिए। विषय जी आपने सही कहा कि जीएसटी में भारी गिरावट आई और उससे ऐसा नहीं होगा कि लोग दुगना शैम्पू यूज करने लग जाएंगे या दुगना साबुन यूज करने लग जाएंगे। अब खपत अपनी जगह रहेगी। हाँ, कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा सा कुछ लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान बढ़ेगा क्योंकि वो उनके अफोर्डेबल हो जाएंगे, वो जुदा बात है। और जहां तक स्टॉक न चलने की बात है, क्योंकि वो सब नंबर्स में जब दिखेंगे तब स्टॉक में परफॉर्मेंस आएगी। जो एक यूफोरिया था जीएसटी कट के बाद का, वो आ चुका। अब आगे आने वाले हालात ऐसे हैं कि ये जीएसटी के बाद हमारी उम्मीद है कि अर्बन जो डिमांड थी वो बढ़ेगी, और रूरल तो जिस तरीके से मानसून आया है वो अपने आप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरे कई राज्यों में आने वाले दिनों में इलेक्शन वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है वहां से भी एफएमसीजी वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर बेहतर होंगे। खास करके अगर कोई स्टॉक की बात की जाए तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान लीवर पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो 1000 करोड़ के ऊपर की सेल दिखाते हैं, 60-70 हजार करोड़ की सालाना सेल है, और जो वैल्यूएशन पर अभी ये ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि बहुत कंफर्ट दे रहा है। मोमेंटम है नहीं, इसलिए शॉर्ट टर्म का प्ले हो नहीं सकता है, बट लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ कि एफएमसीजी पैक में हिंदुस्तान लीवर, इमामी, मैरिको ऐसी कुछ एक कंपनियां हैं जब बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, मैरिको, इन पर आप ध्यान देके चलिए और ये आपको पैसे बना के दे सकते हैं। बायोकॉन पर एक आपसे राय चाहिए लक्ष्मीकांत जी। बायोकॉन हम देख रहे हैं कि 350 के आसपास काफी टाइम से ये घूम फिर के शेयर आ जा रहा है। आज 1-1.25% के आसपास की में तेजी दिख रही है, लेकिन लार्जली एक रेंज में ही है। बायोकॉन कब ये रेंज को तोड़ेगा, कब निकलेगा बाहर ये सर? जी हाँ, यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी फॉलो थ्रू मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है इस स्टॉक में। हमारे हिसाब से लगता है कि 370-372 का एक जोन है। अगर उसके ऊपर ये निकलता है तो वहां से फिर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई 398 से लेकर 402 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 372 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर बाइंग के लिए काफी अच्छा रहेगा बायोकॉन। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू है। स्टॉक्स में कोई खास हम चर्निंग होते हुए देख नहीं रहे। आज हमने देखा कि जो मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो बड़े अच्छे से शुरुआत में चले, लेकिन बीएसई ने ना सिर्फ अपनी तेजी गंवाई बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर से शेयर करीब ये 100 रुपए नीचे आके कारोबार कर रहा है। राजेश जी, स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा क्या कमजोर होता हुआ देख रहे हैं क्या बीएसई का? ऐसा तो नहीं कि हम जो
करीब करीब 500 रुपए की एक तरफा तेजी हमने देखी है 24-25% की, ये रिवर्स हो जाएगी। कैसा लग रहा है इसका चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं इसके? तो देखिए, एक बड़े करेक्शन जोन के बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी बनी है और स्टॉक ने लोअर साइड से करीब 2000 के लेवल से 2500 तक की चाल तो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई है। अगर इसके थोड़े से लंबे अवधि के चार्ट देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट तो यहाँ ऑलरेडी डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल के। जरूर एक लंबी 400-500 रुपए के अपमूव के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे आते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हैं, जब तक ये स्टॉक 2400-2380 के ऊपर बना हुआ है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। और हमें लगता है जैसे ही वापस ये स्टॉक 2520 के लेवल क्रॉस करेगा तो फिर इसमें नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं 2650-2700 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। ये हमारी दिवाली पिक में बाय लिस्ट में ये स्टॉक है और हमें लगता है इसमें 2800 तक की अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखेगी। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बीएससी में। ठीक है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अकोमुलेट की सलाह है। जो इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से करीब 100 रुपये नीचे आए, इसको देखिए घबराना नहीं है। अगर आपको एंट्री करना है तो बल्कि एक इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, 2650-2700 के टारगेट। और वैसे अगर देखा जाए 2800 रुपये का भी जिक्र किया राजेश जी ने, वहाँ तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है। बढ़िया हमने स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है बीएससी के शेयर में, क्योंकि जो वॉल्यूम वगैरह के जो डेटा आए थे वो अच्छे आए थे पहली छमाही के इस फाइनेंशियल ईयर में बीएससी को लेकर। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट्स ये भी जानेंगे कि बीटीएसटी एसटीबीटी के अच्छे मौके कहाँ पर बन रहे हैं और फंडामेंटल्स कॉल्स तो आएंगे ही आएंगे। नीचे निफ्टी बैंक करीब 100 नीचे और वक्त हो गया है मार्केट एट 3 का, यानी कि 3 बज गए हैं। और हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार का पूरा लेखा जोखा लेकर कि बाजार खुलने से लेकर अब तक बाजार में हुआ क्या है। आनंद बताइए क्या हुआ है मार्केट में आज? जी हाँ, अभी 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो आज गिरावट देखने को मिल रही है। और सेक्टर की बात करें तो सरकारी बैंकों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज़ की बात करें 3% की गिरावट है, वहीं यूको बैंक और सेंट्रल बैंक में भी 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें तो आज लैंडमार्क कास्ट का शेयर देखिए 11% की शानदार तेज़ी दिखा रहा है। बिजनेस अपडेट आए हैं और आय में करीब 30% की बढ़त देखने को मिली है। औसत से करीब 60 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आनंद राठी की बात करें तो शेयर करीब 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और नतीजे आए थे कंपनी के 23% की बढ़ोतरी दिखी थी आय में और औसत से करीब 40 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एमटार टेक का भी शेयर आज शानदार तेज़ी दिखा रहा है और औसत से करीब 19 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। नतीजों की बात करें तो ICICI प्रू के नतीजे आए हैं। VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का में करीब 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं APE में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। और VNB मार्जिन की बात करें तो 23.4 से बढ़कर 24.4 पर पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आज शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड पर भी एक खबर आई है, कंपनी को करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर है वो यूरोप क्लाइंट से 6 फीडर कंटेनर वेसल के लिए कंपनी को मिला है। करीब 2% ऊपर कारोबार करता शेयर नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। जस्ट डायल पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य जो है उसे घटा दिया है, लक्ष्य 1280 से घटाकर 1200 रुपए कर दिया है। हमने देखा था कि आय जो है अनुमान के मुताबिक थे लेकिन मुनाफा अनुमान से कमजोर आया था, जिसके चलते शेयर में आज 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद ये सारे के सारे अपडेट बताने के लिए। इस बीच हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे आ गए हैं और शेयर इस वक्त बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आपको दिखाई देगा करीब 3.5% नीचे। और जो ही नतीजे आए हैं ये इस शेयर ने गोता लगाया है। NII यानी कि ब्याज से जो आय होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम 2800 करोड़ रुपए से बढ़कर 3248 करोड़ रुपए, मुनाफा 1327 करोड़ रुपए से बढ़कर 1633 करोड़ रुपए। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें तो ठीक दिखाई दे रही हैं। NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA 1.74% से घटकर 1.72% रह गया है। नेट NPA बिना बदलाव के 0.18% पर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ये नेट NPA और ग्रॉस NPA के फिगर हैं।
प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि पीपीओपी 2202 करोड़ रुपए से बढ़कर 2574 करोड़ रुपए। तो ये भी ठीक है। प्रॉब्लम क्या है फिर शेयर ये गिरा क्यों? कि ऐसा भी नहीं कि नतीजों से पहले कोई खास ये चढ़ा हुआ हो। 55 रुपए 50 पैसे के आसपास के प्राइसेस हम देख रहे हैं, करीब 4% के आसपास की नरमी है। राजेश जी, आप जरा एक बार बताइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। मुझे याद है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक बार आपने जिक्र किया था कि अगर किसी को सोचना है बैंकिंग में तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थोड़ी पुरानी बात हो गई। अभी क्या रहा है सर आपकी शेयर को लेकर? हम इसमें अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अभी आप देखो जो भी नंबर्स आए किसी भी पैरामीटर्स में आप देख लो, चाहे वो बॉटम लाइन हो, एनआईआई हो, ग्रॉस एनपीएस हो, प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सब में बीट दिया है नंबर्स के हिसाब से। और सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले कुछ एक क्वार्टर से लगातार बैंक ने अच्छी प्रदर्शन दिखाई है। और पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे मिड कैप वाले में, तो सबसे बेहतर पायदान पे ये बैठता है परफॉर्मेंस वाइज। कुछ नए क्यूआईपीज भी इन्होंने किए, नंबर्स अच्छे आए, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, सारी चीजों पे अच्छे हैं। ये गिरावट आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो। हमारी इसमें कई क्वार्टर्स से खरीदारी की सलाह चल रही है। हमने रिपोर्ट भी कवरेज कर रखी है और अभी भी हम मान के चलते हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस वक्त नंबर्स जो है वो भी आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होता देख रहे हैं और राजेश अग्रवाल जी का टेक भी इस वक्त आपने सुना। लेकिन राजेश पारव्या जी से बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड समझते। राजेश, कोई ट्रेड इस वक्त या वॉलेटाइल मार्केट में आप मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहेंगे? यहाँ पे सम्मान कैपिटल पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा और जिस तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट के बाद हायर बैंड पे ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है सम्मान कैपिटल में एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 169 172 की तरफ। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 161 के आसपास। और वहीं पे हमें लगता है कि जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें बजाज ऑटो को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन आज थ्रू आउट द डे दिखाया है स्टॉक ने, और जिस तरीके से इसका ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बना हुआ, ये स्टॉक भी हमें लगता है एक अच्छा अपमूव टुवर्ड्स 9250 की तरफ बढ़ाते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 9060 के आसपास। सम्मान कैपिटल बजाज ऑटो पर ट्रेड के मौके इस वक्त राजेश जी की तरफ से। राजेश अग्रवाल जी, आपसे मैं एक टेक जानना चाहूंगी इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के अप्रोचेस पर। गुड आफ्टरनून टू यू। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर में रफ्तार नजर आएगी जरूर। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से हमने देखा इस सेक्टर में अपमूव्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ से आगे दिवाली और फेस्टिव डिमांड और कंजम्पशन में लगातार बढ़ोतरी है ही। गिरावट में आपके हिसाब से ऑटो सेक्टर को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी। आपने सही कहा कि जीएसटी की जो नई छूट दी गई और से ऑटो में बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिला। दूसरी जो पेंटअप डिमांड थी, फेस्टिव डिमांड है, आगे आने वाले दिनों में शादियों का सीजन आने वाला है, उससे मुझे लगता है कि और भी बढ़ावा मिलेगा। इस वजह से हमें लगता है कि ऑटो पैक पे बिल्कुल आपकी नज़र होनी चाहिए, पोर्टफोलियो में बिल्कुल इसका योगदान होना चाहिए। कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो फोर व्हीलर में पहली पसंद ऑब्वियसली मारुति ही रहेगा, क्योंकि मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो। और चाहे एंट्री लेवल की कार हो, चाहे प्रीमियम कार हो, सभी अच्छी तरीके से ली गई हैं, नए लॉन्चेस किए गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर फोर व्हीलर्स में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो इस वक्त हुंडई का लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत उम्दा पड़ता है। दूसरे एसयूवी कैटेगरी में क्रेटा जो है उनकी, वो लगातार टॉप ऑफ द चार्ट्स रही है। क्रेटा की ईवी मॉडल भी बहुत अच्छी तरीके से लिया हुआ है। इन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस कर रखा है जो कि पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल्स पे होगा। एक्सपोर्ट्स पे भी पूरा ध्यान है। और टू व्हीलर की बात की जाए तो बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ न केवल डोमेस्टिक बल्कि विदेशों में भी इनकी अच्छा कारोबार फैला हुआ है, नए लॉन्चेस अच्छे लिए गए हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ ध्यान दे, तो अगर आप 9 से 12 महीना का या इस दिवाली से अगले दिवाली तक का लक्ष्य रखें तो एक अच्छी कमाई पे बैठे हों।
चलिए, तो बिल्कुल ये एक राय आपको इस वक्त मिलती हुई ऑटो सेक्टर पर। ये नज़रिया जानना बेहद ज़रूरी था क्योंकि गिरावट में खरीदारी के मौके मिल रहे हैं सेक्टर में, और सेक्टर में ऑन अ लॉन्गर टर्म प्ले इनफैक्ट यहाँ से एटलीस्ट ईयर एंड तक तो अपमूव्स नज़र आएंगे ही, तो फिर गिरावट में ही मौके ढूंढने चाहिए, और इसीलिए एक फंडामेंटल टेक यहाँ पर हमने आपको दिलवाया। लेकिन राजेश पालविया जी से ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज़ पर एक सवाल। राजेश जी, एक टेक है 750 से 800 की रेंज में ये स्टॉक लगातार रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाता है। एक 750 के लेवल्स के आसपास हम देखते हैं, उसके बाद 800 के लेवल सपोर्ट वहां बिल्टअप होता है निचले स्तरों पर, उसके बाद रेजिस्टेंस। इस वक्त भी 750 756 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपकी राय क्या होगी? यहाँ से फर्दर डाउनसाइड चार्ट्स पर नजर आती है या फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? तो बिल्कुल मानसी जी, पिछले 3-4 महीनों से देखें तो स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला और अभी अपने लोअर बैंड की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस ही रखेंगे, करीब हम 730 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये स्टॉक 730 के स्टॉप लॉस को नहीं तोड़ता है तो एक पुल बैक के चांसेस यहाँ से बनते हुए दिख सकते हैं। और पुल बैक में हमें लगता है पहला लक्ष्य तो वही 790-800 रुपये के आसपास होगा। अगर इफ एट ऑल 800 रुपये का ब्रेकआउट यहाँ बन जाता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी अप मूव टूवर्ड्स 860 की तरफ अनफोल्ड होगी। पर टाइम बिंग के लिए हमें लगता है कि एक अच्छे करेक्शन के बाद वापस सपोर्ट के पास अवेलेबल है, तो 730-35 के स्टॉप लॉस से बाय करें 790 और 800 के टारगेट के लिए। 800 तक के टारगेट्स इन स्तरों पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग इनिशिएट की जा सकती है ज़ेंजार टेक्नोलॉजीज में। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और आज जो बाजार में जो फ्लेवर है, जहां जिसने पूरा लाइमलाइट स्टील किया है, वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन थे 54 गुना के, और लिस्टिंग भी 50% ऊपर हुई, यानी कि जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को पूरा किया एलजी ने। और यही नहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो इनका इंडिया कारोबार जो लिस्ट हुआ है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है कोरिया की, उससे भी ज्यादा इसका मार्केट कैप हो गया है। ये नोटिस करने वाली चीज है। तो और इस मौके पर हमारी सहयोगी अंजलि ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ सेल्स ऑफिसर संजय चितकारा से विस्तार से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। ईडीना स्वदेश में आज हमारे साथ जुड़े हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के चीफ सेल्स ऑफिसर संजय चितकारा जी। आपके आईपीओ के लिस्टिंग के बाद जो बहुत बढ़िया लिस्टिंग हुई है उसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस। और एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कंसर्न जो रहा है, ये था कि इस आईपीओ में कंप्लीट ऑफर फॉर सेल आया है, तो इन्वेस्टर्स से आप क्या कहना चाहेंगे? इस आईपीओ के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि कोई मल्टीनेशनल इंडिया में आईपीओ कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारी मल्टीनेशनल ने किया है और वो ऑफर्स और सेल ही होते हैं। बट आज सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए कि इंडिया की जो सब्सिडरी है वो कैसे बिजनेस कर रही है और कैसे वो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस दे रही है और री इन्वेस्ट कर रही है मार्केट में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है और मुझे लगता है वो इस टाइम ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि हम इसको देखें कि ऑफर फॉर सेल है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के लिए, जैसे आपने बताया, इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस आएगा इस आईपीओ के बाद, तो किन एरियाज में ये इन्वेस्टमेंट्स होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, किस तरह की चीजें हम अगले 12 से 18 महीने में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की तरफ से देखेंगे? सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स का प्लान है वो एक तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर्स को इंट्रोड्यूस करने में रहेगा, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, बिकॉज अब पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है टियर 2 टियर 3 टाउन में, तो वहाँ पर एक जो भी एक फिक्सचर्स की जरूरत होती है या साइनेजेस की जरूरत होती है, प्रमोटर्स की जरूरत होती है, उन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी और हम एक तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लेके आ रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ रही है, तो एक अच्छी डिमांड आएगी और आ रही है। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोचें
और हम इसीलिए अपने तीसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कोई कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे नहीं है, हमने भूमि पूजन कर लिया है मई में इस साल और अगले साल। ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का धमाकेदार डेब्यू आज के सत्र में हुआ है और हम देख रहे हैं कि इसके मुकाबले वाली जो कंपनीज हैं वैसे बहुत कम होंगी, लेकिन अब चूंकि लिस्टेड हम पेयर की बात करते हैं तो आप देखिए ब्लू स्टार है, सिम्फनी हो गया, इसके अलावा अगर हम हेवल्स की बात करें, ये सारे के सारे शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, ये सभी गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। वोल्टास में थोड़ी सी इस वक्त आपको तेजी दिखाई देगी। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ये थोड़े से नरम हैं, एक नया मेहमान आया है तो उसके स्वागत में सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं। आप जरा बताइए कि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, इंक्लूडिंग ईएमएस, और इनमें कोई एक दो अच्छे विकल्प जहां पर वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हो, वो कौन से हैं? अभिषेक जी, ये किनके लिए है? मेरे लिए या जैन साहब के लिए? सर बिल्कुल आपके लिए सर। देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग की, तो वाकई में एक बहुत शानदार कंपनी है और सबसे अच्छी बात है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इनके पास, कॉस्ट एफिशिएंसी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री है, ब्रांड की लेगेसी तो 3 दशक से है ही, कोई डाउट ही नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन कर रहे हैं करीब करीब $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके श्री सिटी में। अब दूसरी कंपनियों को जब सामने में रख के हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो भी नाम आपने अभी गिना है उसमें प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है, कोई एसी की कंपनी है, कोई फ्रिज की कंपनी है, पूरा प्रोडक्ट बास्केट जो है इनका ज्यादा है बनिस्बत के दूसरों के, लेकिन उन सबके बीच में भी मुझे लगता है ब्लू स्टार पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वैल्यूएशन की बात की जाए या उनके घरेलू कारोबार की बात की जाए, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न रेशियोज भी बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि एलजी के अलावा अगर कहीं ध्यान देना हो उस स्पेस में, तो ब्लू स्टार इस वक्त हमें अच्छा लग रहा है। ब्लू स्टार अच्छा लगता है और ये सही बात है कि एलजी से कंपेयर तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि एलजी के पास सब कुछ है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, एक लंबी चौड़ी रेंज है और करीब 1000 से ज़्यादा तो इनके सर्विस सेंटर हैं एलजी के देश भर में, 13,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, तो ये एक जाइंट है। लेकिन अगर आपको कोई और शेयर चुनना है तो ब्लू स्टार का नाम लिया है राजेश जी ने, इस पर आप भरोसा करके चल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग बीटीएसटी के ट्रेड समझेंगे राजेश पालविया जी से, और आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और अच्छे शेयर जरूर जानेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड्स और 25,151 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं कामकाज। 75 अंकों की बिकवाली है इस वक्त। निफ्टी में गिरावट और वॉलेटाइल ट्रेंड्स एब्सोल्युटली बरकरार, बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक, और बैंक निफ्टी साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए, और लार्जर प्लेयर्स के साथ साथ छोटी मझोली कंपनियों पर भी लगातार नजर है। राजेश पालविया जी से एक सवाल मैपमाई इंडिया पर होगा। राजेश जी, 11% के गेन्स आज के वॉलेटाइल मार्केट्स में मैपमाई इंडिया के स्टॉक प्राइस सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड पे नजर आ रहे हैं। 1990 1992 तक के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ एट डेज हाई एज वी स्पीक, टुवर्ड्स डेज हाई हम देख रहे हैं स्टॉक में कामकाज। क्या राय होगी आपकी? तो देखिए, करेक्शन के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन विद वॉल्यूम आते हुए दिखा, और जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है कि अब ये अगर 1950 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो टुवर्ड्स 2100 भी आते हुए दिख सकता है, जो कि इसका मई 2024-5 में स्विंग हाइक था। तो हमें लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, और जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बने 1950 के स्टॉप लॉस से बने रहे, अपसाइड में 2050-2100 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ये एक राय, यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। लेकिन टाटा मोटर्स का स्टॉक आज फोकस रेडार पर है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो चुका है, कंपनी का पीवी और सीवी बिजनेस अब अलग हो चुके हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी और डिटेल्स हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा के पास है। सृष्टि, बताइए।
जी हाँ, टाटा मोटर्स की जिस डीमर्जर का हमें इंतज़ार था अब वो हो चुका है, जहाँ पर पीवी बिजनेस और सीवी बिजनेस का डीमर्जर हो गया है। और आज जो है, आज आप जो स्टॉक को ट्रेड होते हुए देखेंगे वो है टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल डिवीजन, जहाँ पे ना ही सिर्फ इंडिया का पीवी, ईवी और साथ ही जेएलआर का डिवीजन जो है वो क्लब होता हुआ नजर आएगा। अब ये आज एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया था 9 से 10 के बीच में बीएसई और एनएसई पर, जहाँ पर इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई थी और उसमें पाया गया कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को 400 रुपए पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने प्राइस किया है। यानी अगर कल के क्लोज भाव से देखें 260 के आसपास इनके सीवी बिजनेस की वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही है। अब सीवी बिजनेस का क्या, वो देखिए आपको आपके अकाउंट में दिखेगा, बट वो एक डॉर्मेंट शेयर रहेगा, उसकी वैल्यू तो है, बट अब जो ये सीवी की एंटिटी होगी वो अगले 30 से 40 दिनों के बीच में जो है वो लिस्ट होती हुई नजर आएगी स्टॉक एक्सचेंजेस में। पर तब तक आप सीवी बिजनेस में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ निफ्टी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में अब 50 नहीं 51 स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल आम आपको है तो वो डॉर्मेंट है, बट वो ट्रेड नहीं हो सकता है अगले 30 से 40 दिनों तक। तो कहीं ना कहीं जब तक वो लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक इस तरीके का सेटअप रहेगा। अब इस लिस्टिंग के बाद अगले 3 दिनों तक जो है कोई भी सर्किट फिल्टर्स उस पर लगाए जाएंगे, ताकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी निफ्टी कंपनीज जो हैं कई सारे पैसिव फंड्स में भी रहती हैं, कई सारे प्राइस एडजस्टमेंट्स होते हैं, इसके चलते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर हैं। पर शेयर धारकों के लिए क्या, देखिए पैसेंजर व्हीकल की जो वैल्यू देखने को मिली है प्राइस डिस्कवरी में 400 रुपये प्रति शेयर, वो मार्केट की उम्मीद के मुताबिक ही है। पैसेंजर व्हीकल से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल आर्म में थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखें तो वो जो बिज़नेस है वो एक स्टेबल बिज़नेस देखा गया है। आगे अगर इंडस्ट्री की रिकवरी होती है तो उसके बाद जो है और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इवोको के पूरे डील के बाद जो है आने वाले 1-2 साल में उसका भी ग्रोथ आउटलुक और सुधरना चाहिए। पीवी बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पर भी जो है ऑप्टिमिज्म है, इंडिया बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है, जेएलआर जो है फिर से एक बार ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा, पर सीवी अभी तो 260 रुपए उसकी डिस्कवरी वैल्यू देखने को मिली है, पर एनालिस्ट की देखें तो 280 से 330 के बीच में वो सीवी बिजनेस की वैल्यू लगाते हैं। तो जी हाँ, ये बड़ा डेवलपमेंट आज टाटा मोटर्स के लिए। और राइट सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे डेवलपमेंट्स हमें बताने के लिए। एमटार टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। आज के सत्र में एमटार टेक्नोलॉजीज में भी अच्छी खासी मजबूती, 11% के अपसर्ज। राजेश पालविया जी से एक टेक जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी मजबूती और वो भी वॉलेटाइल मार्केट्स में। एमटार टेक चार्ट चेक कर बताए राजेश जी, 2117 2118 के लेवल्स पर 12% की तेजी। तो मानसी जी देखिए, व्यू तो इस पे हमारा बुलिश है और ये स्टॉक भी हमारी दिवाली पिक में स्टॉक आइडिया में रिकमेंड किया है हमने, और हमें लगता है कि जिस तरीके के ब्रेकआउट एमटार टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे, अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट है तो हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक अच्छी तेजी लगती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में 2150 से 2300 तक के पोजिशनल टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। बट किसी ने अगर इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर बाय किया है तो यहाँ पे अभी इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है कि अब स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर ले, 2050 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, और जो इमीडिएट लक्ष्य रखता है हमें लगता है वो 2150 से 2200 तक लगता है, वहाँ पे थोड़ा अगर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है, एक अच्छी तेजी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। तो 2150 से लेके 2380 ये लक्ष्य है हमारे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एमटार टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 2150 से लेकर 2380 की टारगेट है, और महीने भर में शेयर बहुत अच्छे से चला है, करीब 25% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और आज एक ही सत्र में 12% ऊपर है। एक और छोटी साइज की कंपनी और एक क्विक आपसे जवाब जानना चाहेंगे राजेश अग्रवाल जी, वो कंपनी है लैंडमार्क कार्स। इसके अच्छे नंबर्स आए, अच्छे रेवेन्यू उन्होंने पोस्ट किए, और उसके बाद शेयर में हमने देखा कि आज 11-12% के आसपास की तेजी बनी। हालांकि बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है, 3000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं होगा। जो लोग निवेश के नजरिए से ऐसे कंपनीज के बारे में विचार करते हैं, आप उनको कैसे गाइड करेंगे सर, और ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? ये नंबर्स अच्छे आए नो डाउट, बट बेस बहुत छोटा था, इस वजह से अच्छी खासी जंप देखने को मिली।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रिजल्ट्स का एक यूफोरिया कह लीजिए या रिजल्ट्स के जो पॉजिटिविटी थे ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो गए, तो इस वक्त नई खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। कोई करेक्शन आता है तो देख सकते हैं, बट रेदर मैं कहूंगा कि ऑटो में अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मानसी से डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें डायरेक्ट प्लेस जैसे हुंडई हो या मारुति हो, बजाज ऑटो, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, बजाज ऑटो, हिंडई, मारुति, इन पर भरोसा कीजिए। बेस भी छोटा था, उसके चलते नंबर अच्छे आए और कंपनी की साइज़ भी छोटी है, तो ऐसे जो होता है ना बीटा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा ये वोलेटाइल भी हो सकते हैं और इस तरह के स्विंग्स मतलब ये हेल्दी नहीं होते हैं। कोई शेयर अगर अचानक से 12% चढ़ जाए तो मामला थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है। ज़्यादा तेज़ी या फिर ज़्यादा मंदी ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है। निफ्टी करीब करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ आज बंद होने जा रहा है। तो कल के सत्र में हमने देखा था 50 अंकों के आसपास की नरमी थी, आज 100 अंक 25,100 के लेवल को हम देख रहे हैं कि किसी तरह से निफ्टी ने टिका के रखा हुआ है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट रही है वो रही है करीब करीब 150 अंकों के आसपास की, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो रहा है वो आज के सत्र में रहा है कमजोर। 692 शेयर हैं मजबूत, 2186 शेयर हैं कमजोर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सेक्टर इंडेक्स आज तेजी के साथ बंद होने नहीं जा रहा है और ये रही है बाजार की एक चिंता। अगर आप देखेंगे तो सबसे जो कमज़ोर जो सेगमेंट रहा है वो रहा है पीएसयू बैंकों का, करीब 1.5% के आसपास से गिरावट रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, मेटल में भी 1% से ज़्यादा की नरमी आज के सत्र में हमने देखी है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज मैंने बिकवाली का ही माहौल बनते हुए देखा है। तो थोड़ा सा ना कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिहाज से नेगेटिव, लेकिन जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। और निफ्टी बैंक 56,000 के ऊपर टिका हुआ है, 56,500 के आसपास की आज हमने क्लोजिंग देखी है। 150 अंकों के आसपास की गिरावट, हालांकि लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर किया है निफ्टी बैंक ने। और उसके पीछे की वजह ये रही कि हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक में करीब करीब आधे % के आसपास की मजबूती रही है और आज के सत्र में बंद होते होते 12 में से 3 शेयर मजबूती वाले रहे और 9 शेयर कमजोरी वाले रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। राजेश पालविया जी, राजेश अग्रवाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने ट्रेडिंग फंडामेंटल व्यू हमसे शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इस शो में इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।